सिंध हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर रिसेंटली 2 दिसंबर को फैसला दिया है। अब उस फैसले को आज डिस्कस करते हैं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम से पहले 199 की जो भी जुरिस्डिक्शन थी वो हाई कोर्ट ही की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी और हाई कोर्ट के सारे जजेस सुन सकते थे। देखिए, हाई कोर्ट जो है वो 199 के तहत उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उनके सारे के सारे जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो। 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ कि 199 के कुछ जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग से बना के उनको दिए गए। अब सबसे पहले सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की, तो फिर जुडिशियल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के सारे जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा करार दे दिया। उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन की दूसरी मीटिंग हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया गया, जिसमें जस्टिस के आगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड के तौर पर है। अब ये जो केस है इसमें क्या हुआ कि जो नेप्रा कानून है उसके किसी प्रोविजन को चैलेंज किया गया। वो केस चल रहा था, 26वीं आईनी तरमीम आ गई और बाकी केस ये मामलात हो गए। अब सवाल ये है कि क्या ये केस जो कि अभी चीफ जस्टिस और जस्टिस जवाद अकबर के पास चल रहा है, क्या उनके पास ही चलेगा या जुडिशियल कमीशन के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चलेगा? अब देखें, आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसमें अगर आप देखें कहाँ भी रिट की वर्ड लिखा ही नहीं हुआ, रिट ज्यूरिसडिक्शन लिखा ही नहीं हुआ, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है। और उसके अलावा आप उसमें देखें, हम कहते हैं कि मैंडामस रिट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्चुररी, रिट ऑफ को वारंटो वगैरह ये चीज़ें भी आइन के टेक्स्ट में लिखी नहीं हुई, लेकिन उनकी नेचर बिल्कुल वही है जो कि मैंडामस प्रोहिबिशन या सर्चुरी या को वारंटो या हेबियस कॉर्पस की है। अब आप 199 के जो जुरिस्डिक्शन देखें तो 202A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए गए हैं हाई कोर्ट में उनको जुरिस्डिक्शन दिया गया है। अब 199 कंप्लीटली उनके पास नहीं है, 2-3 रिट्स जो है वो उनके पास हैं और 2-3 रिट्स जो हैं ओरिजिनल कोर्ट जो हाई कोर्ट है, जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके पास हैं। अब डिस्कस करते हैं सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक फिगर बनाई है। ये फिगर आप देखें, अब इस फिगर में अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ए जो लिखा हुआ है ये कंप्लीटली हाई कोर्ट है, ये कंप्लीट सिंध हाई कोर्ट है। और आर्टिकल 202A लिखा हुआ है जो छोटा सा दायरा इस सर्कल में बना हुआ है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब हाई कोर्ट में से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है। इट मींस कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाई कोर्ट से ही निकली हुई है, तो हाई कोर्ट से ज्यादा उनके पास पावर्स नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट के पास वाइडर पावर्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच निकली भी हाई कोर्ट से ही है। अब इसको आगे अगर डिस्कस करें तो आर्टिकल 199 अगर आप देखें उसमें जो क्लॉज 1 पैराग्राफ ए सब पैराग्राफ 1 ये जो हैं इसमें 2 रिट्स हैं, एक मैंडामस एक प्रोहिबिशन। ये जो रिट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिए गए। अब इसके अलावा आर्टिकल 199 क्लॉज 1 पैराग्राफ सी जो कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, ये जुरिस्डिक्शन भी किसको दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दी गई है। अब 3 जो रिट्स है, हम कहते हैं 5 रिट हैं, कहीं कहा जाता है कि 6 रिट है। छठा रिट जो कहते हैं वो 199 क्लॉज 1 पैराग्राफ सी को ही कहते हैं, जो कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि 3 जो रिट्स हैं, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो रिट है, ये 3 रिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिए गए। बकाया जो रिट्स हैं, रिट ऑफ को वारंटो, रिट ऑफ सर्चुररी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये रेगुलर बेंचेस जो हाई कोर्ट की हैं उनको दी गई हैं। अब आर्टिकल 202A जो है इसे अगर आप पढ़ते हैं, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू डाली गई है, इसे अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्या है? आउटसाइड क्लॉज है, मतलब कि कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसको लिमिट करती है, खत्म करती है
वो क्लॉज है। अब ये 202A कहता है कि ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं 3 रिट्स की, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक्सरसाइज करेगी, बाकी हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं, जो भी बेंचेस हैं, वो नहीं कर सकते उनको उन पावर्स को एक्सरसाइज। अब सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो बेंचेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 202A के तहत बनी हुई हैं, ये क्या है? ये हाई कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट है ओरिजिनल, उनके वॉर्म से निकली हुई है, उनके पेट से निकली हुई है। चीफ जस्टिस ने ये वर्ड्स यूज किए हैं कि वो हाई कोर्ट की वॉर्म्स से निकली हुई हैं। तो हाई कोर्ट, जो पेरेंट हाई कोर्ट है, उनके पास मोर पावर्स हैं, वाइड जुरिस्डिक्शन है देन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अंडर आर्टिकल 202A। अब सिर्फ हाई कोर्ट का कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सिर्फ और सिर्फ एक ही रोस्टर दिया गया है। अब रोस्टर क्या दिया गया है? ये एक इस बेंच बनाई गई है और उनको रोस्टर दिया गया है कि 199 क्लॉज 1 पैराग्राफ ए सब पैराग्राफ 1 और जो फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट से रिलेटेड है, ये रोस्टर दिया गया है कि ये केसेस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी। बकाया जो भी हैं, ये सारे के सारे कौन सुनेगा? हाई कोर्ट सुनेगी। अब सीधा हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो आउटसर क्लॉज है, जो इन मामलात में रेगुलर हाई कोर्ट के बेंचेस की जुरिस्डिक्शन को लिमिट करती है, इस प्रोविजन को जो इंटरप्रिटेशन इसकी होगी वो रेस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन होगी, बड़ी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन होगी। इट मींस इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि ये जो पावर्स एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिए गए हैं, जो कि 202A के तहत बनी हुई है, इसके अलावा जो भी रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो भी इनहेरिट पावर्स हैं, वो पेरेंट हाई कोर्ट के पास हैं। सिंध हाई कोर्ट का ये बेंच कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 202A के तहत बनी हुई है, उनके पास कंटेम्प्ट के भी पावर्स नहीं है। 204 जो आर्टिकल है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, वो आप देखें, उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वहां पे तो हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो लिखी नहीं हुई, नहीं 202A के तहत ये चीजें उनको पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो अपेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी पावर्स नहीं है। अब हमने बात कर ली कि 3 रिट्स जो है वो रेगुलर हाई कोर्ट सुनेगी और 3 जो रिट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हाई कोर्ट का है वो सुनेगी। लेकिन अगर 2 रिट्स की प्रेयर हो और एक रिट इस पे से हो, अगर एक रिट इस पे से हो, मतलब कि एक रिट हो मैंडामस की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लगना चाहिए, दूसरी रिट हो हेबियस कॉर्पस की, तो अब क्या होगा? क्या ये रेगुलर बेंच के पास चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 202A के तहत बनी हुई है उनके पास चलेगा? तो हाई कोर्ट का कहना है, सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि यहाँ पे डोमिनेंट रूल अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट। ये क्या है कि जो भी प्रेयर डोमिनेंट रहेगा वो ही जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा। अगर फॉर सपोज ये पिटीशन है, पिटीशन देख के, प्रेयर देख के पता चलता है कि ये जो प्रेयर, ये फला प्रेयर जो है क्या है, डोमिनेंट है बाकाया प्रेयर से, तो वो प्रेयर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती होगी उसी कोर्ट को वो जुरिस्डिक्शन होगी उस पिटीशन को सुनने की। अब इसका मिसाल भी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है कि फॉर सपोज मिसिंग पर्सन का केस है। अब वहां पे आप हेबियस कॉर्पस की भी पिटीशन दे रहे हैं, उसमें प्रेयर एक यह भी है कि फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का भी है। अब फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट अगर आप देखें तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चलेगा, हेबियस कॉर्पस जो है वो रेगुलर बेंच के पास चलेगा। तो अब ये पिटीशन किस बेंच के पास चलेगा? उस बेंच के पास चलेगा जो कि डोमिनेंट प्रेयर जिस बेंच के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती हो। फॉर सपोज हेबियस कॉर्पस डोमिनेंट प्रेयर है उस पिटीशन में, तो फिर रेगुलर बेंच के पास वो पिटीशन लगेगी। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, जो कि है कि अगर कोई कानून हम समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको चैलेंज करते हैं, तो क्या वो किसके पास चलेगा? वो रेगुलर बेंच के पास चलेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 202A के तहत बनी हुई है उनके पास चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
जब भी मैं कहता हूँ कि 202 ए के तहत बनी हुई है उसके पास चलेगा। क्यों मैं ये एक्सप्रेसली कहता हूँ? क्योंकि जो रेगुलर बेंचेस हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सुनती हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। हाईकोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना। ये जो 202 ए के तहत ये एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिनके पास स्पेशल रोस्टर दिया गया है कि ये केसेस आपके पास चलेंगी। बकाया हाईकोर्ट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस जो चलती हैं वो भी चलेंगी, अभी तक भी चलेंगी। अब इस केस में भी सवाल यह है कि क्योंकि नेप्रा एक्ट के किसी प्रोविजन को चैलेंज किया गया है, तो क्या ये इसी बेंच के पास, जो कि रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इनके पास चलेगी, या फिर जो 202 ए के तहत स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए हैं उनके पास ट्रांसफर होगी? तो इसके ऊपर अब बात करते हैं। अब सिंध हाईकोर्ट का कहना है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जिसके तहत जो कानून है, लेजिस्लेशन है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्राइक डाउन किया जाता है, ये किसी सिंगल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव नहीं होता, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्कीम है उससे ये ड्राइव होता है। ये पावर आर्टिकल 8 आप देख लें, 199 देख लें, बकाया आर्टिकल्स देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उससे ये जुडिशियल रिव्यू का पावर स्टेब्लिश होता है, पावर देता है हाई कोर्ट को। अब सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं 202 ए के तहत, उनके पास एक स्पेशल रोस्टर है कि ये केसेस वो सुनेंगे। बकाया जो भी केसेस होंगे वो किसके पास चलेंगे? रेगुलर बेंचेस के पास चलेंगे। अदालत ने ये ऑलरेडी कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस 202 ए के तहत बनी हुई हैं, ये कहां से निकली हैं? हाई कोर्ट से निकली हैं। तो पेरेंट हाई कोर्ट के पास ज्यादा जुरिस्डिक्शन है, ज्यादा पावर है। अब जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये इनहेरिट पावर है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 202 ए के तहत बनी हुई है उनके पास इनहेरिट पावर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ वो पावर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं, जो कि 26वीं आईनी तरमीम ने उनको दिए हैं। उसके अलावा इनहेरिट पावर्स उनके पास नहीं है। वो किसके पास है? वो रेगुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट है, जो भी हाई कोर्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट है, तो उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि 38 पेजेस का ये सिंध हाईकोर्ट का फैसला लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रोविजंस हैं रिट ऑफ सर्चुरी, जो कि आप देखें तो आर्टिकल 199 क्लॉज 1 पैराग्राफ ए सब पैराग्राफ 2 के तहत होती है, और वो तो रेगुलर हाई कोर्ट के पास है जुरिस्डिक्शन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को नहीं दिया गया, तो रेगुलर हाई कोर्ट सुन ले। इसमें इतनी 38 पेज जजमेंट लिखने की क्या जरूरत है? अब इसीलिए मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है किसी सिंगल प्रोविजन से डेराइव्ड नहीं है। ये पावर स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हाई कोर्ट को, और डिफरेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि पावर देती हैं लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन करने की। किसको पावर देती हैं? हाई कोर्ट को पावर देती हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो प्रोविजन जो के बात कर रहे हैं, जिसकी रिट ऑफ सर्चुरी की, कहता है कि डिक्लेयरिंग, अपने आइन की किताब में देखें तो कहता है कि डिक्लेयरिंग दैट एनी एक्ट डन or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation or province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोविजन के तहत लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन नहीं होती। इसके अलावा सी जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ सी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 199, जो कि पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास दी गई है, तो बाज़ औक़ात इस प्रोविजन के तहत भी हाई कोर्ट्स जो भी लेजिस्लेशन है उसको स्ट्राइक डाउन करती है। तो हाई कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है, ये स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है
जो कि हाई कोर्ट को पावर देती है किसी भी कानून को स्ट्राइक डाउन करने की। अब अगर ये फैसले को मैं समराइज करूं तो ये फैसला कहता है कि हाई कोर्ट पूरी जो भी जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं, लेकिन 202A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हुए हैं वो स्पेशल हैं और उनके पास वही जुरिस्डिक्शन है जो कि आइन ने उनको दिया है। उसके अलावा कोई उनके पास इनहेरेंट पावर्स नहीं है, कोई इनहेरेंट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो पावर्स हैं जो कि आइन 26 पैनी तरमीम के तहत उनको दिए हैं। अब बकाया जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो भी इनहेरेंट पावर्स हैं, जो भी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं, वो सारे के सारे जो रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं हाई कोर्ट के, उनके पास है। मतलब कि रेगुलर हाई कोर्ट के पास है, वो इस आईनी तरमीम के तहत जो आईनी बेंचेस बनाए हुए हैं इनके पास नहीं है। इट मीन्स अगर इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करूं तो लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन करने की जो पावर है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास है, जो ओरिजिनल हाई कोर्ट है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।